हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो पिछले वीडियो में हमने जो यूपी पीसीएस की सीरीज स्टार्ट की थी मेंस के लिए, तो इसमें हम जो यूपी स्पेशल देख रहे थे, इसमें हमने जो फिफ्थ पेपर है यूपी पीसीएस मेंस का, उसका हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें क्या था, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में हमने पहला फेज देखा था सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें हमने पाषाण काल जो हुआ करता था, पाषाण काल के तीनों चरणों को देखा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इन तीनों को हमने देखा था। पुरा पाषाण काल में लोग कैसे हुआ करते थे, पूरे जंगली हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सुधार होता है। नव पाषाण काल आते आते कृषि का विकास, स्थायी जीवन और ये चीज़ें मिलने लगती हैं। फिर हमने इसके कुछ स्थल देखे थे, तो वो स्थल याद करने हैं, जैसे बेलन नदी घाटी, महादाह, दमदमा, ऐसे एरिया देखे थे ना, वो स्थल। तो दो चार स्थलों के नाम याद रखने हैं। अब क्यों रखने हैं वो अभी हम समझते हैं। अब हुआ क्या है, सेकंड जो टॉपिक स्टार्ट होता है हिस्ट्री में, वो स्टार्ट होता है जब यूपी पीसीएस की बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। अब बात सबसे पहले दिमाग में आएगी हड़प्पा सभ्यता। जब भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा है तो यूपी तो हम ज़्यादा देखते ही नहीं है, हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता को कि सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में, राजस्थान में और पाकिस्तान वाले एरिया की तरफ जाते हैं। हड़प्पा में तो हम केवल इतना देखते हैं कि हड़प्पा का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र था वो कहाँ पे था, मेरठ वाले एरिया में था। तो हम पिछले वर्ष क्या हुआ, पीसीएस ने सबसे कॉमन प्रश्न पूछा, क्योंकि हड़प्पा का विस्तार उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक तो नहीं है, केवल पूर्वी छोर है लास्ट। तो यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश में कम देखने को मिलेंगे। तो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा था, मतलब पहली बार ही था पिछला मेंस जो यूपी स्पेशल का था, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की पहचान करनी है उत्तर प्रदेश में। अब कायदे से ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था नॉर्मली, क्योंकि अगर हमें केवल स्थल बताने थे, और स्थल बताने थे 125 वर्ड में था, लगभग एक पेज भरना था इसमें। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो ये काफ़ी आसान सा था। अब इसकी थोड़ी हम फ्रेमिंग करेंगे और उसके बाद हम पूरा आंसर देखेंगे, मतलब पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने देखा हड़प्पा स्थलों की पहचान करो, ये 2023 का मेंस का प्रश्न आया था सीधा सीधा। अब इस बार क्या आ सकता है, तो हड़प्पा में अगर आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हड़प्पा के स्थल की चर्चा, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक जो है सांस्कृतिक सामाजिक प्रभाव, उन पे चर्चा पूछी जा सकती है। अब अभी ये और क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी जैसे करेंट में हम देखते हैं तमिलनाडु सरकार और काफ़ी राज्य आज प्रयास कर रहे हैं कि हड़प्पा की लिपि को पढ़ा जा सके, और सांस्कृतिक जो इनके प्रभाव हैं उन्हें थोड़ा आजकल क्या किया जा रहा है, वर्तमान से जोड़ के देखा जा रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो 23 का आया है, और टॉपिक को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश में स्थल को हम ट्रिक से याद रखेंगे, HAM, हम से याद रख लो, हेम से याद कर रख लो। तो ये है, तो उत्तर प्रदेश। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल मेरठ है? तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, जब हम लिख रहे होंगे मेंस में आंसर में, तो इंट्रो स्टार्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में मेरठ वाले एरिया में। और मेरठ में कहाँ, जहाँ आलमगीरपुर है, मेरठ में कौन सा, आलमगीरपुर है, जहाँ 5000 वर्ष पहले हड़प्पा वासी गेहूँ पीसते थे और फिश स्केल पैटर्न पर बर्तन बनाते थे। अब फिश स्केल पैटर्न क्या हुआ, यही होता है फिश स्केल पैटर्न, मतलब जो बर्तन पे डिजाइन बनाई जाती है ना, तो कुछ ऐसी टर्म यूज़ कर सकते हैं। फिश स्केल पैटर्न हुआ करता था जहाँ एक चित्र के साथ दूसरा मिला के ऐसे बना रहे होते हैं, कोई ट्राइंगल या कुछ भी। तो ऐसी चीज़ों को हड़प्पा स्थल में अपने उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सबसे पूर्वी जिला हम जो नॉर्मल जीएस में पढ़ते हैं, मेरठ में ही स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। साथ ही साथ यहाँ के लोग विशेष बर्तन बनाते ही थे। अब पृष्ठभूमि देखें, जो हमें बेस स्टार्ट करना है, तो हड़प्पा सभ्यता का। अब केवल जो हड़प्पा सभ्यता हम देखेंगे आज, वो केवल हमें जीएस पेपर 5th में ही काम नहीं आएगा यूपी स्पेशल में। यही सेम टॉपिक कुछ विस्तार के साथ जीएस पेपर 1 में भी आता है, क्योंकि हिस्ट्री तो वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता। तो इसे हमें थोड़ा सही से देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जब हम विस्तार की बात करते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ पे है, पाकिस्तान से लेकर साउथ में पंजाब वाले, मतलब साउथ वाला एरिया गुजरात के आसपास, और इधर कहाँ है, जम्मू कश्मीर, मतलब इस एरिया में जो गंगा यमुना के दोआब से सीमा है, इसकी पूर्वी सीमा, उसके बाद से इधर की तरफ चलेंगे, और सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी उसकी मेन हुआ करती है। तो सामान्य धारणा यही है कि सिंधु घाटी नदी जो है उसी के पास पाकिस्तान वाले एरिया में और पंजाब वाले एरिया में इसका विस्तार हुआ करता है।
पर अब हम देखते हैं कि यूपी में इसका पूर्वी छोर है ये, और यहाँ पे 3 क्षेत्र मिलते हैं जिसे हमें हैम से याद रखना है। तो हैम से कौन सा है कि हुलास, और एच से कौन सा है आलमगीरपुर, एम से मांडी। अगर इतना याद रख ले तो पिछले वर्ष का पेपर हो जाता। अब उसके बाद हड़प्पा के बाद वाले चरण, जब हड़प्पा पतन की ओर था, तो वो चरण भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो हमने क्या सबसे पहले देखा, इंट्रो टाइप का हम जब लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान से होते हुए भारत के क्षेत्र में विस्तारित है। ये क्षेत्र को हम 2-3 चरणों में बांटते हैं, हड़प्पा पूर्व, हड़प्पा पश्चात और हड़प्पा का काल वाला। अब लेटर हड़प्पा काल मतलब हड़प्पा का जब पतन हो रहा था, उस काल की चीज़ें भी भारत में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। जैसे अभी मैंने बताया, एक 2019 में खोज हुई है सनौली की, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। तो सनौली हड़प्पा के पतन के बाद के समय को दर्शाता है, ऐसा माना जाता है। अब आलमगीरपुर की खोज, क्योंकि हमने देखा भी आलमगीरपुर मेन एरिया है आलमगीरपुर, तो 1958 में ASI जो अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उसने खुदाई की और यहाँ पे गेहूँ के दाने, तांबे के औजार और लाल मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। तो ये हमें दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का अच्छा संबंध है। अब इन एरिया क्या देखें तो 3 एरिया हमें मिले हैं, तीनों को हमने देख लेना है। अब आलमगीरपुर की बात करें जो मेरठ में स्थित है, हड़प्पा शहरों की तरह ये नियोजित तो नहीं है, जैसे हड़प्पा शहर हुआ करते हैं। तो इस इमेज में अगर हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये मॉडल है कि हड़प्पा के शहर जो हुआ करते थे पूरी तरह, जैसे सड़कें हुआ करती थी, नालियाँ हुआ करती थी, एक व्यवस्थित हुआ करता था। पर उत्तर प्रदेश का जो आलमगीर है वहाँ पे नियोजित तो नहीं मिलता है, पर घरेलू संरचनाएं जैसे जल निकासी वगैरह उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। हुलास की बात करें तो हुलास में मिट्टी के चूल्हे और पशुपालन के सबूत मिलते हैं, कहाँ से, हुलास से। साथ ही मांडी की बात करें तो ये कहाँ है, मुजफ्फरनगर। मतलब तीनों क्षेत्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश के किस एरिया में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी पश्चिमी एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ मिलते हैं। तो हुलास देख लिया, आलमगीरपुर और मांडी देख लिया। अब चुनौती क्या है, शहरीकरण और कृषि गतिविधियां उत्तर प्रदेश में चूंकि वैसे ही ज़्यादा हैं, तो ये स्थलों का क्षरण हो चुका है। जनता में जागरूकता की कमी है, इस वजह से मेरठ के एरिया में भी हमने ज़्यादा अच्छे से खुदाई वगैरह नहीं की और जागरूकता भी कम है। सरकार की पहल क्या चलती है, क्योंकि अब देखो मेंस को केवल रैंडम ऐसे नहीं लिखना होता है कि हम जैसे नॉर्मल नॉलेज है उसी आधार पर, हमें उसे करेंट्स के टॉपिक से और चीज़ों से जोड़ के लिखना होगा। जैसे हम वो बताएंगे जब हड़प्पा के बारे में पूरी चीज़ें उत्तर प्रदेश के, फिर हम कहेंगे अभी क्यों इसका महत्व कम है या कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो हमने देखा जागरूकता की कमी है। सरकार क्या कर रही है इसके लिए, तो जैसे यूपी में हड़प्पा स्थलों को यूनेस्को की स्थल में शामिल करने की योजना है कि इन्हें शामिल कर दिया जाए। साथ ही डिजिटल संरक्षण कर दिया ना, जैसे इस एरिया की 3D मैपिंग हो जाए तो ये अच्छी चीज़ होगी, लोग आराम से देख सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे। अब तुलना करें विश्व से, तो अगर और जो इराक एरिया में और बेबीलोन जैसी सभ्यताएं हुआ करती थी, वो आज पर्यटक के रूप में जाने जाते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं पर्यटक के रूप में। जब अब बात करते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता की, तो हमने उसे इतना है जो हेरिटेज टूरिज्म के रूप में अभी तक नहीं जोड़ पाया, खासकर उत्तर प्रदेश में 3 स्थल हालांकि कम है, पर हम उसे हेरिटेज टूरिज्म से जोड़कर वहाँ पर रोजगार और चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। अब केस स्टडी देखें आलमगीरपुर की, तो 58 में ASI ने इसकी खुदाई की थी। यहाँ से क्या मिला, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, पक्की ईंटों का अभाव हालांकि मिला है। तो यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, पक्की का अभाव मिला है। और लेटर के हड़प्पा का ये संकेत देता है, मतलब जब हड़प्पा का पतन हो रहा था। मिट्टी के बर्तन है वो लाल रंग के, ये ऐसे लाल रंग के काले रंग से हैं, और फिश स्केल है, यहाँ पे फिश स्केल यही जो डिजाइन बनी हुई है। उसके बाद पेड़ की डिजाइन इन पे बनी हुई है, और यहाँ पे तांबे की धातुएं यूज होती हैं, क्योंकि देखो हड़प्पा जब हम बात करते हैं तो कांस्ययुगीन सभ्यता, यही तो पढ़ते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता, पर कांस्ययुगीन से पहले ताम्रयुगीन सभ्यता हुआ करता था। तो अगर ये क्वेश्चन हम रैंडमली देखें कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु मिलेगी, ऑप्शन 1 है तांबा, दूसरा है कांसा। अब ये बताना कौन सी धातु ज़्यादा मिलेगी, तो ज़्यादा, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा तो कांस्ययुगीन सभ्यता है तो यही ज़्यादा मिलेगी, नहीं ये गलत है। कांसा तो इस युग में बनाया गया था, इस वजह से हम कांस्ययुगीन कहते हैं, जबकि ज़्यादा क्या मिलेगा, तांबे की धातुएँ मिलेंगी। तो क्योंकि तांबा पहले से चलता आ रहा था, तो तांबे के चाकू,
चाकू, बाड़ाग्र, मछली पकड़ने के कांटे, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से मिली हैं। तो हमें क्या हम लिखेंगे उत्तर प्रदेश के इन 3 स्थलों के बाद, यहाँ गंगा मैदान तक फैला हुआ एरिया हुआ करता था, मतलब एक तरीके से यमुना का क्षेत्र तो है ही है ये, और यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। अब इस एग्जाम की दृष्टि से हम कैसे बताएंगे कि सभ्यता का पूर्वी विस्तार अपने यहाँ हुआ करता था, साथ ही आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, कृषि उपकरण, अनाज भंडार, ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। पतन, जब हम लास्ट में पतन लिख रहे होंगे तो पर्यावरणीय कारण जो हुआ करते थे उसके कारण लोगों ने एक से दूसरे जगह पलायन किया होगा, और पतन के खैर कई कारण भी हैं, वो हम देखेंगे। तो याद रखने के लिए जो ट्रिक हमें यूज़ करनी है, HAM यूज़ करनी है, सबसे मेन रहेगा, क्योंकि पिछले वर्ष ये क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन कैसे अब और आ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थलों की पहचान करो, सेम क्वेश्चन आया था ये पिछले बार। अब ये आगे जोड़ दिया है कि ये स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद सांस्कृतिक विकास को कैसे दर्शाते हैं। अभी तो हमने देखा, अगर ये पूछ ले कैसे दर्शाते हैं, तो इन एरिया में कच्ची ईंटें यूज़ हो रही थी, तो कच्ची ईंटें यूज़ हो रही थी, और यहाँ पे जो नगर हैं वो नगर पूरी तरह विकसित भी नहीं थे, तो इस वजह से हम कहेंगे ये पतन की ओर दर्शा रहे थे, मतलब बाद वाले फेज के थे। दूसरा प्रश्न, हम अब इस प्रश्न को मॉडल आंसर के रूप में लिखें मान लो, तो आंसर के रूप में इस वजह से मैंने मॉडल दे दिया कि अगर ना भी याद रहे तो इसे पढ़ के हम आंसर लिख सकते हैं। जैसे मॉडल आंसर में हम क्या लिखेंगे, आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा का पूर्वी प्रहरी है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में 5000 साल पीछे हमें ले जाता है। तर्क क्या है यहाँ पे कि लेट हड़प्पा स्थल मिले हैं, जैसे कच्ची ईंटें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन की डिज़ाइनें हमें बताती हैं कि आने वाली संस्कृति जो हमें देखने को मिलेगी वैदिक वगैरह, उनसे टच वाली चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे मिलती हैं, तो ये हड़प्पा के पतन को दर्शाती हैं। और यहाँ पे ये स्थल हड़प्पा के पतन के बाद नई सामाजिक संरचनाओं की शुरुआत को दिखाते हैं। अब थोड़ा हम हड़प्पा को, पूरे हड़प्पा को ही देख लेते हैं, क्योंकि हमें अगर लिखना होगा आंसर तो हमें जितनी ज़्यादा समझ होगी उतना हम अच्छा लिख सकते हैं। तो देखो, जब दुनिया के कई हिस्से कबीला ही हुआ करते थे, एक रिसर्च हुई थी उसमें बताया था 1750 के पास अमेरिका में जितना विकास हुआ था ना, मतलब अमेरिका जितना डेवलप था उतने हम डेवलपमेंट हड़प्पा काल में थे। मतलब हमारी रोड है, प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हमारे पास 5000 साल पहले हुआ करती थी। तो जब हड़प्पा में कई हिस्से कबीला ही हुआ करते थे, तब भारत में नगरी सभ्यता हुआ करती थी। अब ये इंट्रो अच्छा लगेगा ना, ऐसे देना है, इंट्रो से स्टार्ट करें कि भारत जो कि हड़प्पा सभ्यता को, मतलब भारत है जो हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता को संजोए हुए है, जो हमें 5000 साल पहले तक ले जाता है, जहाँ दुनिया तब कबीलाई जीवन जी रही थी और भारत में क्या हो रहा था, सबसे उन्नत नगरी सभ्यता फल फूल रही थी। तो ये देखना है। विशेषताएं हम क्या लिखेंगे, और ये सेम विशेषताएं मैंने कहा है, सेम विशेषताएं हमें लिख देनी है जो जीएस पेपर बनाएगा, और जीएस पेपर 5th में सेम लिख देना है, क्योंकि हड़प्पा तो सेम ही रहेगा ना। तो जैसे अब हड़प्पा सभ्यता की नॉर्मल हम जीएस में विशेषताएं देखते हैं, तो क्या देखते हैं, नगर योजना, यही तो देखता, तो एक पॉइंट हम बना देंगे नगर योजना, सुव्यवस्थित नगर योजना, जिसमें ग्रिड सिस्टम हुआ करता था। दुनिया में रोड है समकोण पे काट रही थी, सारी बिल्डिंगें बनी थी, ये सड़कें समकोण पे काट रही थी। उन्नत जल निकासी हुआ करती थी, सड़कों के किनारे क्या हुआ करता था, नालियाँ हुआ करती थी, सारी चीज़ें थी। तो जीपीएस से पहले ग्रिड सिस्टम हुआ करता था, आज हम जीपीएस यूज़ करते हैं, उस समय पहले से ही व्यवस्थित अर्बन प्लानिंग हुआ करती थी। तो ग्रिड सिस्टम में क्या, अर्बन पूरी प्लानिंग हुआ करती थी, नगर कैसे बसाए जाएंगे ये सब है। दुनिया का सबसे पहली ग्रिड सिस्टम हुआ करता था, सड़कें एक दूसरे को काट रही होती थी। अब काटने का इतना महत्व क्यों है, क्योंकि देखो जितनी सड़कें एक दूसरे से मिलेंगी, सारी चीज़ें, उतना व्यवस्थित शहर विकसित होगा। अब शहर ऐसा गली बनी हो, ये विकसित रहेगा कि सीधा हो, तो सीधा मतलब बहुत प्लानिंग की गई होगी, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ सड़कें हड़प्पा की चौड़ी हुआ करती थी, किनारे नालियाँ हुआ करती। अब चौड़ी सड़क के फ़ायदे क्या होंगे, यातायात, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो मोहनजोदड़ो में साथ ही साथ क्या मिला है, ग्रेट बाथ मिला है, स्नानागार, जो धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र हुआ करता था, जो आधुनिक स्विमिंग पूल जैसी संरचना हम कह सकते हैं। तो ये विकास हम पहले ही कर चुके हैं ना, क्योंकि हम जब मेंस में लिख रहे होंगे तो ये याद रखना है, हमें ज़्यादातर चीज़ों को आधुनिक समीकरणों से जोड़ के बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा इमेज जाएगी। क्योंकि बुकिश लैंग्वेज सभी लिख के आएंगे कि ग्रेट बाथ मिला है, हम कहेंगे ये धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र हुआ करता था, जो वर्तमान में भी हमें देखने को मिलता है, और इसकी तुलना हम आधुनिक स्विमिंग पूल से भी कर सकते हैं। लोथल का जैसे डॉकयार्ड है, अब ये दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। अब सोचो दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह जो डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ जो
ऐसे बंदरगाह का मतलब होता क्या है, जैसे मान लो ये स्थल है, अब स्थल के आसपास वाले एरिया में पानी है, इधर समुद्र है, यहाँ पे अगर एक जगह बना दी है शिप, जो मतलब शिप आएंगी और जाएंगी, इसे कह देते बंदरगाह। पर डॉकयार्ड का मतलब होता है एक अलग से रोड सी होगी पीछे, और जैसे ये मान लो अब यहाँ पे समुद्र तो यहाँ पे है, यहाँ से एक गली टाइप की सी होगी, अंदर आके बंदरगाह के अंदर क्या हो जाएंगी, जो जहाज होंगे वो खड़े हो जाएंगे, तो इसे कहा जाता है डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड वाली चीज़ देखी यहाँ पे, तो सबसे बड़ा डॉकयार्ड मिलता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब उन्नत सीवेज सिस्टम, हर घर से जुड़े गटर हुआ करते थे, आज सरकार क्या चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन, सीवेज, स्मार्ट सिटी, तो हम इन्हें बताएंगे नहीं ये पहले हो चुका है, तो हमें उन सिस्टम से सीखना चाहिए। तो जुड़े गटर हुआ करते थे, सड़कें, बड़े बड़े नाले हुआ करते थे, उन्नत स्मार्ट सिटी हुआ करती थी, हर घर में सोचो कुएँ हुआ करते थे, आज सरकार क्या चलाई, हर घर नल, उस समय हर घर में कुएँ पहले से हुआ करते थे, जल निकासी अच्छी हुआ करती थी, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो जब ये चीज़ें बताएंगे, अब सोचो इसको आधुनिकता से थोड़ा जोड़ते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में हम देखते हैं बारिश होती है, जल भराव हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं मिला। उल्टा अगर डीप में थोड़ा पढ़ा हो तो धौलावीरा में ऐसी व्यवस्था मिली है कि जब बरसात ज़्यादा होती थी तो वहाँ पे ऐसे पूरे व्यवस्था में, ऐसे एरिया में क्या हुआ था, कुंड टाइप के उन्होंने बना दिए थे ताकि पानी संरक्षित रहे, और जब बारिश ना हो तब इनका पानी निकाल लिया जाए। सोचो उस समय ये हुआ करता था, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था। तो ये देखा हमने, आर्थिक व्यवस्था, इंटरनेशनल बिजनेस करते थे, तो उस समय का जो व्यवस्था थी, तो कॉइन मिले हैं, ये सारी चीज़ें, तो आर्थिक व्यवस्था, तो मेसोपोटामिया व्यापार, कपास दुनिया में सबसे पहले इन्होंने उगाया, तो सारी चीज़ें मतलब व्यवस्थित हुआ करती थी। उसके बाद मोहरें वगैरह मिली हैं, जो सील्स हुआ करती थी मोहरें, उन पे जानवर के चित्र मिले। आज क्या लिखा होता है, आज भी तो देखो हम जो मोहरें यूज़ करते हैं आधुनिक सिक्के, उन पे कोई जानवर होता है, कुछ लिखा होता है, तो उस समय भी चित्र बने हुआ करते थे। तो ये देखा हमने। उसके बाद हड़प्पा के लोग ब्रांडिंग शुरुआत कर दी थी। अब ये समझने के लिए कि हड़प्पा के लोग सबसे पहले हम कह सकते ब्रांडिंग शुरू करी, मतलब वो मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे थे, मोहरों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब मोहरों पे अब जैसे हम कोई ब्रांड का नाइकी का लेके आते हैं ऐसा बना होता है, और किसी का लेके आते हैं तो जगुआर में मान लो जगुआर बना होगा, हर एक चीज़ में एक लोगो बना होता है ना, फेसबुक का लोगो ऐसा। तो सोचो हड़प्पा के लोग पहले से ही ये ब्रांडिंग कर रहे थे, मोहरों पे वो पहले से कंपनियों के लोगो की तरह वो मोहरें यूज़ कर रहे थे। तो मोहरों का क्या होता है, मोहरों लोगो टाइप का ही तो है, निशानी है। तो ये सारी चीज़ें उस समय चल रही थी। सोचो धातु कर्म और कारीगरी, एंशिएंट इंजीनियरिंग हुआ करते थे ये लोग। आज से 5000 साल पहले ये कान से धातु का यूज़ करना सीख गए थे। यहाँ से दांत चिकित्सा के उपकरण भी मिले मेहरगढ़ से, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हड़प्पा के थोड़ा पूर्व हुआ करता था। पर इसमें हड़प्पा के भी कुछ चरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली हैं कि दांत में भी कुछ वो, मतलब ऐसा नहीं डॉक्टर की तरह वर्तमान सर्जरी, पर हाँ दांत को सही करने की कुछ ऐसे लगता है कि उनके पास तकनीक हुआ करती थी। तो एंशिएंट इंजीनियर हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे। तो हड़प्पा कालीन स्थल एरिया में कुछ कुछ नर्तकी मिली है, डांसिंग गर्ल कांसे की नर्तकी मिली है। आज सांस्कृतिक साहित्य प्रोग्राम होते हैं, उस टाइम भी जो नर्तकी है उस समय क्या कह सकते हैं हम कि वो कला और नृत्य के प्रेमी हुआ करते थे। तो म्यूज़िक और डांसिंग का जब हम कभी लिख रहे हो तो हम जोड़ सकते हैं, हमारे यहाँ तो उस समय से मिला है। धार्मिक सामाजिक जीवन, तो रहस्यमयी संस्कृति हुआ करती थी। रहस्यमयी का मतलब क्या हुआ, हमें अभी उनके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनका धर्म और कल्चर कैसे काम करता था। तो पर धार्मिक जीवन तो जीते ही थे, क्योंकि उनकी मोहरों से अब ये मोहर मिली है, इसमें ये पशुपति टाइप के व्यक्ति बने हुए हैं, यहाँ पे सारे जीव जो हैं ये मिले हैं। तो कई देवता मतलब एक देवता मिलते हैं, उनके कई रूप हैं। जैसे पशुपति मुद्रा में ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं पुरुष, इनके चारों ओर जानवर हैं, ये शिव से माना जाता है, शिव का आरंभिक रूप है। कई बड़े मतलब कोई मंदिर तो नहीं मिला है, पर हमें पूजा जैसी चीज़ें मिली हैं यहाँ से। मोहरों पर बैल गेंडे मिले हैं, तो ये श्रद्धा को दिखाते हैं। अब देखो यही बैल और गेंडे वगैरह यही तो चीज़ें हमारे आज जुड़ी हैं। बैल को शिव जी से मतलब अपने हम जोड़ के देख लेते हैं। अब पतन कैसे हुआ, लास्ट में हम क्या कहेंगे, पतन। तो पतन की कई अवधारणाएं, चूँकि एग्जैक्टली बोलो ऐसा तो है नहीं कि वीडियो बना के चले गए हो या लिख के चले गए, तो हम अनुमान लगाते हैं कि आर्यों ने जब अटैक किया होगा, आर्यों ने उधर से अटैक किया जब, तो हो सकता है इनका पतन हुआ। दूसरा है बाढ़ के कारण, हो सकता है बाढ़ या प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदा आई हो, आज भी आती रहती है, उस समय आ गई हो। पर्यावरणीय संकट, अब वर्तमान में यही ज़्यादा माना जाता है कि पर्यावरणीय चीज़ें ज़्यादा हुई होंगी, कि जैसे कोई बीमारी फैल गई होगी या जल संकट आया होगा, तो ये हम कह सकते हैं इसके बारे में। भाषा, और तो हम जानते हैं कि भाषा तो हम इनकी समझ नहीं सकते हैं। जैसे आज इमोजी चलती है ना, इमोजी, तो ये समझ लो दुनिया की पहली इमोजी इन्हीं के पास हुआ करती थी। तो 400 से ज़्यादा प्रतीक संख्याएं इनकी हमें मिलती हैं, मतलब जो चिन्ह मिलते हैं। पठनी अभी है नहीं, डिकोड नहीं कर पाते, ऐसे इमोजी हम नहीं समझ पाते कई बार, तो वैसे ही इनका भी डिकोड नहीं कर पाते, क्योंकि अब इनके में मछलियाँ बनी हैं, मछली कैसे क्या निशान होगा हम नहीं समझ पाते। जानकारी, गणित, विज्ञान, समाज में इन्हें हुआ ही करती थी। क्यों? मोहरें भी देखो इतने सही सलीके से बनाते थे, कुंड मिले हैं, हवन कुंड, ये सारी चीज़ें मैथ के बिना तो नहीं हो सकती हैं। और यह बिल्डिंग की संरचना बनानी हो, जैसे आर्किटेक्चर ना पता हो, बिल्डिंग ईंटें कैसे बना सकता है बिना नापे हुए, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। हड़प्पा में अभी तक पढ़ी नहीं गई है, 400 से ज़्यादा सिंबल मिले हैं, डिकोड नहीं कर पाए, तो ये चीज़। अब ग्रिड पद्धति मिली है, जो हम रिवाइज कर लेते हैं, तो ग्रिड पद्धति मिली। अब देखो लास्ट में इतने ज्ञान का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें केवल 1 पेज 1.5 पेज में लिखना है, तो हमें पॉइंट जो याद रखने वो इन पॉइंटों से हम लिख सकते हैं। अब जैसे यूपी वाले पेपर में जब आएगा मतलब, तो जी और जीएस 1 में आएगा। अंतर क्या होगा? यूपी वाले में केवल हमें यूपी की चर्चा कर देनी है, HAM की, जबकि जीएस वाले में हमें पूरी चर्चा कर देनी है। इसमें हम वो भी जोड़ देंगे, वो क्या नाम है, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, बस इतना पॉइंट वही रहेंगे। जैसे ग्रिड पद्धति, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, धातु, धर्म व्यवस्था, इनका धर्म, और अनसुलझे कई रहस्य भी हैं। जैसे भाषा नहीं समझ पाते हैं, अगर समझ लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु में पहली शहरी क्रांति थी ये, पर्यावरण अनुकूल थे। अब सोचो अगर इनकी नालियाँ बनी हैं, बिल्डिंग बनी है, तो ये पर्यावरण के अनुकूल ही तो था, अगर इतना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। आधुनिक सीख क्या मिलती है कि अब सरकार कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन चलाओ, स्मार्ट सिटी में बनाओ, तो हम उस समय पहले ये चीज़ें कर चुके थे, तो हमें अतीत से सीखना होगा। तो अब हमें ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। तो ये अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक हुआ उत्तर प्रदेश के बारे में, वो पूरा हुआ। अगर इस पर लिखना हो तो की पॉइंट में हमें कैसे स्टार्ट करना है, मान लो यही क्वेश्चन आ जाए, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर प्रदेश के विषय में चर्चा करो, तो क्या हम लिखेंगे इंट्रो में? सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे? हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी, और यही शहरी सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। पश्चिमी हिस्से में हम एरिया का नाम ले देंगे HAM। फिर हम कहेंगे अगर हम इस दृष्टि से इन्हें देखें, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो इनके कई सारे महत्व होते हैं। उन महत्वों को हम बताएंगे, जैसे राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से क्या? जैसे व्यापार, वाणिज्य। सामाजिक दृष्टि से क्या? धर्म का जीवन, मतलब धार्मिक जीवन जो है, दैवीय पूजा, पर्यावरण के अनुकूल, ये सारी चीज़ें। राजनीति में क्या? अब इतने बड़े शहर को चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा तो रहा होगा, भले ही हमें आज सटीकता से ना पता हो क्या है, पर रहा तो होगा ही। तो ये सारे पॉइंटों की बात हम कहेंगे कि वर्तमान में इन सब बिंदुओं को केवल हमें अध्ययन ही नहीं करना है, निष्कर्ष में लिखेंगे, बल्कि हमें इनसे क्या है, सीखना भी है। क्योंकि भारत को 2047 तक जो विकास के चरण में ले जाना है, विकसित करना है, उसमें हम हड़प्पा से काफ़ी सीख सकते हैं। जैसे कि आधुनिक शहरीकरण, स्वच्छता पर जो व्यापार प्रणाली है ये, और ऐसे करके हम समाप्त करेंगे। तो इससे क्या होगा, साथ में हमें क्या बना देना होता है, थोड़ा मैप बना देना है ऐसे करके, और मैप में यहाँ पे दिखा देना है हुलास, सहारनपुर, ये वाला एरिया, तो इससे परफेक्ट एक आंसर बन जाएगा। तो ये हमने देखा हड़प्पा सभ्यता। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे क्या वैदिक सभ्यता से लेके, अब थोड़ा हम डेली लाया करेंगे, तो वैदिक से लेके हम बौद्ध और जैन अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको बताना है कैसा लगा ये।